हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। देखेंगे कि इस रिवोल्ट को ब्रोक आउट होने में क्या कारण थे, क्या काजेज़ थे। वही काजेज़ जो है हम आज इस वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक काज पे बात करेंगे, जैसे कि इसके पीछे बहुत सारे काजेज़ हैं। मिलिट्री काजेज़ हैं, पॉलिटिकल काजेज़ हैं, इकॉनमिक काजेज़ हैं, सोशल रिलीजियस काज हैं, इमीडिएट काज हैं। हर एक काज पे हैं जो है डिटेलर से जानेंगे, हर एक काज पे बात करेंगे आज। तो उससे पहले अगर बात करेंगे जेके एसएसबी, जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका जो जीके का पोर्शन रहता है जनरल स्टडी का, वो एक कंटेंट आपको दिखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। तो ये फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का ही जो है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 टॉपिक आता है, उसी के अंदर आता है। तो हम आज इसी को जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। तो अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे क्या कारण थे। उससे पहले अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, जो अगर हम कह सकते हैं कि वो इसका जो नाम देते हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो है सिपाही मिटिनी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सिपाहियों की बगावत, हम इसका जो है मीनिंग समझ सकते हैं। इस सिपाही मिटिनी का ये मकसद था कि एक्चुअली जो ये इंडियन सोल्जर्स थे। अभी जो हम मिलिट्री काज पढ़ेंगे तो अब आपको आइडिया मिल जाएगा सिपाही म्यूटिनी क्यों ब्रिटिश हिस्टोरियंस को कहते थे। तो इतना समझ लीजिए कि ये सिपाही म्यूटिनी इस का जो नाम दिया है, इसलिए दिया है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने ये छेड़ी थी ये बगावत, तो इसलिए इसका जो नाम दिया है सिपाही म्यूटिनी। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे इंडियन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, तो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का नाम देते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहीं से 1857 से ही इंडियंस ने जो है इंडिपेंडेंस के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स करने शुरू कर दिए और ब्रिटिशर्स से कहने लगे कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो। तो आइए अब बात कर लेते हैं मिलिट्री काज पे। मिलिट्री काज जानने से पहले अगर हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं, जब अगर बात करेंगे 1600 एडी की, जब यहाँ अकबर थे मुगल अम्पायर, तो उस टाइम क्या था, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आती है इस टाइम रॉयल चार्टर एक्ट के थ्रू। तो उनका मोटिव यही था कि वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाएंगे। इनकी एम्परलिज्म की थ्योरी चलती थी, तो इसका वही मोटिव था उस टाइम। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने यहाँ देखा, इंडियंस का कल्चर देखा, यहाँ की इंडियंस की नॉलेज देखी, इंडियंस का जब सब कुछ देखा, तब उनको लगा कि हम कुछ और भी यहाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे क्रिएट कर दी, बना दी, अडॉप्ट की। आहिस्ता आहिस्ता वो कॉलोनीज़ जब 1600 को क्रॉस करने के बाद, जब बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, वहाँ से लेकर हम अगर बात करेंगे 1856 की, तो यहाँ तक जो है 100 ईयर्स का जो है बीच में फ़र्क रहता है, गैप आता है। इसी 100 ईयर्स में इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने यही कुछ पॉलिसीज़ लाई इस 100 ईयर्स में, यही कारण बना 1857 का जो है ब्रोकआउट होने में। ऐसा नहीं है कि कोई इमीडिएट काज आ जाए तो पूरा जो है देश खड़ा हो जाएगा बगावत के लिए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसके पीछे बहुत सारे पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की थी यहाँ, जिस वजह से इंडियंस बढ़ के तब ही जाकर जो है बगावत स्टार्ट हुई 1857 में। तो अब आते हैं मिलिट्री काज पे। मिलिट्री काज जानते हैं। मिलिट्री काज क्या है कि सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट विच अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ हिंदूज। यहाँ आपको ये ओवरसीज सी क्रॉसिंग का क्या मकसद है, मैं अभी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट पे बात अगर करूँ, जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे ईस्ट इंग्लिश सोल्जर्स की अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश सोल्जर्स भी थे और इंडियन सोल्जर्स भी थे। इंग्लिश सोल्जर्स क्या काम करते थे, वो इन इंडियन सोल्जर्स को विदेश भेजते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकी जो जब ये यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे रॉयल चार्टर एक्ट के थ्रू, तब इनका जो है मोटिव यही था ट्रेड करने के लिए। लेकिन
ये विदेश जब अपने इन इंडियन सोल्जर्स को भेजते थे, क्यों? क्योंकि इनका जो इम्पेरियलिज्म की थ्योरी चलती थी, ये ट्रेड करना, इनका बिजनेस बढ़ाना, इनका या कॉलोनीज बनाना, इनका असल में मोटिव था, लड़ाई करना इनका मोटिव था। तब ये क्या करते थे, इनको कहते थे आप जाओ विदेश, हमारे लिए वहाँ लड़ो, हमारे लिए वहाँ सपोर्टर बन के रहो। लेकिन अब इंडियन सोल्जर्स इसके खिलाफ बढ़ के नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनके मतलब अगर हम बात करेंगे, यहाँ एक रिलीजियस इनका कॉज बनता था, रिलीजियसली ये सोचते थे, इनका ट्रेडिशनली उनका उस वक्त जो ये मॉडर्न सोच नहीं रखते थे, मॉडर्न नॉलेज इनके पास थी नहीं, तब ये समझते थे कि सी क्रॉस करना एक रिलीजन के खिलाफ होगा, तो इसलिए ये जो है इनके अगेंस्ट हो गए। तो ये भी एक काज बना। इसी तरह अब मान लेते हैं, अब ये इन इंडियन सोल्जर्स अब गए विदेश, इनके लिए वहाँ सपोर्टर बन के, लेकिन अब क्या होता है, इक्वल सैलरीज में जो है फ़र्क हो रहा है, डिफरेंट सैलरीज मिल रही है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ मिनिमाइज करके देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ अब इनको 1,000 अगर 10,000 अगर इन इंग्लिश सोल्जर्स को मिलता है, वहीं इंडियन सोल्जर्स को 1,000 देते हैं, यानी बहुत सारा फ़र्क रहता है। सैलरी में भी इन्होंने फ़र्क कर दिया। अभी भी ये इसलिए ये बढ़ के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके अंदर जो आग बढ़ की, वही काज बना इस रिवोल्ट को ब्रोक आउट होने में। इसी तरह अगर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो ये इंडियन रैंक्स कुड नॉट राइज अबो सूबेदार। क्या मतलब है, जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, थे उनका जो पोस्ट था वो प्रमोट होते रहे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच जाते थे, अपना जो है ऊंचा उनकी पोस्ट बनती थी। लेकिन इस इंडियन सोल्जर के लिए इन्होंने मैक्सिमम हाईएस्ट पोस्ट जो रखा था वो था सूबेदार का। इस वजह से जो है इंडियन सोल्जर्स बढ़ के तो उन्होंने ये बगावत स्टार्ट कर ली। तो आगे चलते हैं, आगे जाके अब देखते हैं काज हैं पॉलिटिकल काजेस पे बात करेंगे अगर, तो सबसे पहला पॉइंट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया की, यहाँ 1848 से वो रहे हैं 1856 तक। लेकिन जो ही ये आए इसने क्या पॉलिसी यहाँ पे लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो मैंने अभी भी कहा कि एक ही काज नहीं बना था, बल्कि बहुत सारे काज बने थे। इसलिए पहली यहाँ एक अलग जो है इस गवर्नर जनरल ने एक अलग पॉलिसी लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी क्या पॉलिसी, देखिए, ये नॉट परमिट रूलर्स टू अडॉप्ट ए सन एज देयर सक्सेसर। ये क्या काम करते थे, मान लीजिए यहाँ कोई प्रोविंस होती थी या स्टेट था, उनका राजा जो होता था, जो किंग होता था अपने प्रोविंस का, तो वो क्या करता था, जब उसकी नेचुरली डेथ हो जाती थी, अब अगर इसका अपना सन नहीं है, इसने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसको जो है फिर पेंशन मिलती थी, तो लेकिन वो राजा नहीं रहता था। इस पॉलिसी ने क्या किया कि जैसे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, जो किंगडम किसी किंगडम का जो है किंग जो है उसकी डेथ हो गई, तो अब उन्हें अगर अडॉप्ट किया हुआ है सन उसके पास, तो उनको पेंशन से रिफ्यूज़ कर दिया। इसी तरह जो है नाना साहिब भी पेशवा बाजी राव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन होने के कारण इसको पेंशन बंद करने की वजह से ये कानपुर से इन्होंने जो फिर बगावत स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से भी ये एक काज बना। इसी तरह जो है अगर हम बात करेंगे आगे, एनेक्सेशन ऑफ अवध जो कि अंडर आती थी बेगम हज़रत महल के, तो उसके अंदर क्या हुआ कि 1856 के अंदर इन्होंने जो है अवध को कब्ज़े में कर लिया। अवध जो प्रोविंस थी उस वक्त उसकी कैपिटल थी लखनऊ, तो वो यहाँ पे मेंशन करूँगा, लखनऊ उसकी कैपिटल थी उस वक्त। तो ये आते थे, ये जो अवध थी ये अंडर आती थी बेगम हज़रत महल। तो क्या हुआ कि इस अवध को इन्होंने एनेक्स किया 1856 के। क्यों किया, इन्होंने कहा यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, ठीक ठाक से नहीं चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी तरीके से जो है एनेक्स करना चाहते थे, अपने अंडर फुली जो है इंडिया को लाना चाहते थे। इस वजह से तो इसमें आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट है, सतारा वाज द फर्स्ट, यहाँ मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट जो एनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद झांसी, नागपुर, कानपुर, संबलपुर और बहुत सारे प्रोविंस या स्टेट्स थे जो एनेक्स कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स के दौरान।
तो अदर पॉलिसी एक आती है इसके अंदर, हम अगर बात करेंगे जो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाई थी, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ जो राजा होते थे, ये जो एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस का किंग हुआ करता था, मान लीजिए ये किंग पावरफुल है तो ये वीक किंग है। अब इसको खदशा रहता था कि ये अगर मेरे साथ लड़ने आता है तब मैं क्या करूं। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लगाई, इस ब्रिटिश ने इसको क्या कहा कोई बात नहीं, हम आपका सपोर्ट बनेंगे, इसके लिए आप करो काम, आपको हम आर्मी देंगे, अगर ये किंग आप जो है आपके साथ लड़ता है तो आप जो है हमारी आर्मी जो है आपको सपोर्ट करेगी। तो ये किंग मान जाता था, ये समझता था हाँ मैं पावरफुल बनूंगा, मैं दूसरे किंग के साथ लड़ सकता हूँ। तो इसको साइन करवाया जाता था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इस एवज में क्या लेते थे ये किंग से, कहते थे कि जो हम आर्मी आपके यहाँ बिठाएंगे उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वो आपकी किंगडम में जो चाहे कर सकते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ रीज़न था। तो ख़ास रीज़न यही था कि वो इनको जो है टैक्स फ्री ड्यूटी करते थे वहाँ, तो ये किंग मान जाता था। सबसे पहले जो है हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने साइन किया था इस पॉलिसी को। तो ये पॉलिसी लाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, कहा था कि नॉन इंटरवेंशन, यानी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। 1798 में ये पॉलिसी आई थी। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएं तो सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ब्रिटिश आर्मी, तो यही कि जो है टैक्स फ्री ड्यूटी रहेगी किन के लिए, ब्रिटिश आर्मी के लिए। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, वो है इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात आती है हैवी रेट टैक्सेशन, या हम ऐसे कहें जो ब्रिटिशर्स थे वो, मैंने पहले भी कहा कि ये मॉडर्न सोच रखने वाले थे, इनके पास नॉलेज थी। तो उस टाइम क्या था कि इन्होंने पूरे इंडिया को, पूरे देश को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया। जैसे ज़मींदारी सिस्टम था, रियोटवारी सिस्टम था, माहलवारी सिस्टम था। ज़मींदारी सिस्टम में इन्होंने क्या काम किया, कोई लॉर्ड जो था, कोई लॉर्ड लैंड जिसके पास बहुत सारा ज़मीन था, उन्होंने इसको काम, ब्रिटिशर्स ने इस लैंड लॉर्ड को कहा कि कोई आप क्या करो काम, जो आप बाकी उससे जो है टैक्स कलेक्ट करो, अपनी ज़मीन का आपको छूट देते हैं। ये बाकियों से जो है लैंड लॉर्ड मान जाता था, ये समझता था हाँ मैं अपनी ज़मीन का जो टैक्स नहीं दूंगा, इसलिए ये अदर्स से जो है टैक्स कलेक्ट करता था, वो सीधे जो है डायरेक्ट ब्रिटिश को दे देता था। ये था ज़मींदारी सिस्टम। तो इसके अलावा जो है रोयटवारी सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल्स को भी इंडिविजुअली तौर पे जो है टैक्स देना पड़ता था। तो इस वजह से भी जो है रियोटवारी अगर हम कहें तो ये सबसे पहले जो है साउथ इंडिया में ये असल में चला था। बम्बई में सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद जो है मद्रास, सबसे पहले बम्बई आप याद रखिए और उसके बाद मद्रास। तो ये रियोटवारी इंडिविजुअली जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। इसी तरह महलवारी अगर हम बात करेंगे महलवारी की, तो महलवारी जो है ये लाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक ने क्या कहा था, इस जो है 1833 में ये जो महलवारी सिस्टम लाया था, इसका क्या मतलब था, मतलब यही था कि आप विलेज का जो टैक्स है, विलेज का टैक्स आप कलेक्ट करो पूरे विलेज का। तो सीधे वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता था। तो फिर यहाँ से जो है बात छेड़ी लोगों में, जब ये आग भड़की तब ही ये जो है रिवोल्ट बनता है, रिवोल्ट ब्रोक आउट होता है। इन्होंने और एक काम किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेन इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी शुरू कर दी इंडियन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स रिजल्टेड इनटू द इंडस्ट्रियलाइजेशन विच रिजल्टेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक कारण था, ये भी एक काज था। इन्होंने क्या की, जो भी यहाँ अगर हम बात करेंगे, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करके देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ मान लीजिए इंडियन सोल्जर, यहाँ इंडियंस हैं, ये इंग्लिश हैं और यहाँ इंडियंस हैं। ये क्या काम करते थे पहले, ये काम करते थे, ये इनसे जो है जब यहाँ ट्रेड करने आए थे तब की बात कर रहा हूँ, तब ये क्या करते थे, यहाँ से जो है यहाँ से ये
जो है गुड्स लेते थे, यहाँ से कुछ मटेरियल लेते थे, इनको उसके एवज में गोल्ड देते थे या पैसे देते थे। लेकिन जब ये अपनी जो इनकी कॉइन थी, उन्होंने यार हमने ट्रेड करना है, वहाँ हमने कॉलोनीज बनानी है, तो उसके बरक्स इन्होंने यहाँ अब क्या किया है, इन्होंने अब यहाँ रॉ मटेरियल लिया, फिनिश्ड गुड्स दिए। जब फिनिश्ड गुड्स दिए तो क्या हुआ, इंडियंस पे फोर्सफुली जो है वो फिनिश्ड गुड्स लेने ही लेने थे, वो मजबूर थे। तो इन्होंने जिस वजह से जो इंडियन मतलब इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई। और यहाँ क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जिस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जब हुआ तो लोग जो हैं भड़केंगे ही तो आखिर। तो इसलिए जो है ये भी एक कारण बनता है जो है इस रिवोल्ट को ब्रोक आउट होने में। इसके साथ साथ जो है सोशल रिलीजियस काज अगर हम देखेंगे तो ऐसे सोशल रिलीजियस काज एक सबसे इम्पॉर्टेंट काज रहता है इसमें, क्योंकि इंडियंस में अगर हम इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं तो जब भी रिलीजन के ख़िलाफ़ होता है तब या कहीं भी आप देख सकते हैं रिलीजन के ख़िलाफ़ हो गया तो लोग भड़कते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ सती किया। इसका क्या मतलब था, ये इन्होंने ठीक भी किया था। तब हमारे अगर हम आज की इस सोच से मतलब सोचते तो आज हम अगर हमसे कोई कहता है कि सती उन्होंने मतलब एंटी सती रेजोल्यूशन 1829 में जो लाया था वो ठीक था नहीं, तो हम आज की सोच में हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वो सही था। लेकिन उस वक़्त का जो इंडियंस का, ये खासकर हिंदूज़ का जो मानना था, उनका जो रिलीजन का बिलीफ था, वो ये मानते थे अगर किसी जो है किसी औरत का जो है किसी वुमेन का हस्बैंड जो है डेथ हो जाती है उसकी, तब उसको जब उसकी जो है उसको जलाया जाता था। लेकिन अब उसकी जो विडो मतलब उसकी बीवी जो थी उसको भी ज़िंदा जलाया जाता था। उन्होंने इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नहीं ये बंद कर दो, ये अबॉलिशन को ख़त्म कर दो। तो इन्होंने जो है ये एंटी सती रेजोल्यूशन 1829 में पास कर दिया। नहीं, अगर किसी का हस्बैंड मरता है तो उसी का जो है वो मर गए एक दफ़ा, लेकिन अब जो है उसकी बीवी को जलने की मतलब उसको मत जलाना है, मतलब उसको नहीं जलाना है, ये बस बात मतलब इनको ख़त्म कर दिया। इस जो है इनका रिलीजन के ख़िलाफ़ हो गए थे। उस हिसाब से उस टाइम के जो उनका ट्रेडिशनल बिलीफ था, मतलब ट्रेडिशनली जो सोचते थे। तब दूसरी बात अगर बंद यहाँ है विडो रेमारेज एक्ट 1856। हम अगर 1856 की बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा कि अगर अब किसी का जो है मतलब हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई है, अब हिंदूज़ क्या समझते थे या हिंदूज़ की मतलब बिलीफ क्या है कि जो है अब जो है विधवा जो है बन गई, अब उसका जो है किसी को जो है शादी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग से ट्रीट किया जाता था, सफ़ेद जो है वाइट जो है ड्रेस दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल इन्होंने ये ख़त्म किया नहीं, उसको शादी करने का हक है, वो जो है शादी दूसरी भी कर सकती है। ये मतलब ये रिलीजनी तौर पे इनके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उनका उस वक्त यही थिंकिंग थी, यही ट्रेडिशनल उनका जो है बिलीफ था। इसलिए जो है इंडियंस बढ़ गए इस खिलाफ़। कहा पहले तो आप यहाँ ट्रेड करने आए थे, अब आप हम पे रूल हमारे रिलीजियस के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हो, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये भी एक काज बना इस जो है रिवोल्ट ब्रोक आउट होने में। और एक चीज़ इन्होंने क्या कर दी यहाँ पे, एक काज जो है डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियंस। मतलब ये कि इन्होंने समझा कि हम गोरे हैं, इंग्लिश गोरे हैं और इंडियंस ब्लैक हैं, ये भी एक काज बनता है यहाँ पे। फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, यानी यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने कोशिश की थी फोर्सफुली, इन पे कोशिश करते थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। तो इससे भी इंडियंस जो है भड़क गए। तो ये रिवोल्ट तभी जाके ब्रोक आउट होता है। इसी तरह लास्ट में जो है इमीडिएट काज पे अब बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यूज़ ऑफ कॉर्ट्रिजेस मेड फ्रॉम काउज एंड पिग्स फेट रिमूव्ड इन न्यू एंड राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जो इनका जो बंदूक हुआ करते थे उस टाइम, आज मतलब मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी ने वो जो है
टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन उस टाइम जो राइफल थी उसमें जो बारूद भरना पड़ता था, वो उसको मुंह से छीलने पड़ते थे, तब ही जाकर फिर वो फायर चलाता था। लेकिन अब क्या हुआ, इस एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स या हिस्टोरियंस इसमें कुछ कहते हैं कि ये अफवाह थी, जबकि जो है ब्रिटिशर्स ने खुद भी ये कंफर्म एक्सप्लेन किया था कि हम ऐसा नहीं था, कि जैसे कि अफवाह इंडिया में उस टाइम फैली थी कि वो हिंदूज़ के लिए काउज़ का जो है फेट इस्तेमाल करते हैं उस जो है उस बारूद के अंदर, या जो है हिंदूज़ मुस्लिम्स के लिए पिग्स का यूज़ करते हैं। ये उस वक्त एक्चुअली एक बहुत ही ख़तरनाक रिमूड माना गया। तो इस वजह से लोग बढ़ के, तो उसी टाइम है ये जो इमीडिएट काज है, उसी टाइम जो है ये रिवोल्ट होता है, ब्रोक आउट होता है, उसी टाइम जो है लोग जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं। इसी तरह लास्ट में हम कह सकते हैं अब इवेंचुअली जो है ये रिवोल्ट ब्रोक आउट होता है 1857 में। इस के अदर भी काजेज़ हैं, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे आपके सामने जो है डिस्कस कर दिए। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स, गुड बाय।